नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ इसका शीर्षक है पुस्तकें फाड़ने वाला भूत। दोस्तों, कहानी शेयर ज़रूर करें। तो कहानी इस प्रकार है। घंटी की आवाज़ सुनते ही खेल के मैदान में भगदड़ मच गई। लड़के खेल छोड़कर अपने कमरे की ओर भागे। अशोक तो कबड्डी कबड्डी करता हुआ ही अपने कमरे में पहुँच गया। डेस्क के नीचे पड़े हुए जूते पहनने के लिए वह जैसे ही झुका, उसकी नज़र अपनी पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक औधे मुँह पड़ी थी। उसका आधा भाग बीच से फटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे हरीश, विनोद, आलोक और अतुल की पुस्तकें फटी हुई पाई गई थी। वह चिल्ला उठा, भूत मेरी पुस्तक फाड़ गया। लड़कों के तमतमाए हुए चेहरे भय के कारण एकाएक फक पड़ गए। हरीश ने अशोक के हाथ से पुस्तक ली और सुरेश के आगे करते हुए बोला, सुरेश, क्या तुम अब भी नहीं मानते कि यह किसी भूत का काम है? सुरेश कुछ उत्तर नहीं दे सका, लेकिन दिल से वह अब भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि आधी छुट्टी के समय इस कमरे में कोई भूत आता है जो लड़कों की पुस्तकें फाड़ जाता है। पिछले 10-12 दिन में कई लड़कों की पुस्तकें फट चुकी थी। सबसे पहले हरीश की पुस्तक फटी हुई पाई गई थी। हरीश हेडमास्टर साहब का लड़का था और सब पर उसका दबदबा था। कोई लड़का उसकी पुस्तक फाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कक्षा में 1-2 लड़के अवश्य ऐसे थे जो कभी कभी अपनी पुस्तक का हवाला देकर हरीश को बंदरों का राजा कह दिया करते थे, किंतु उन पर किसी को पुस्तक फाड़ने का शक नहीं हो सकता था। 2 दिन बाद विनोद की पुस्तक भी उसी तरह बीच में फटी हुई पाई गई। जब हेड मास्टर साहब के पास खबर पहुंची, तब उन्होंने राम बहादुर चपरासी को आज्ञा दी कि वह आधी छुट्टी के समय कमरे की निगरानी रखे। राम बहादुर को भूत प्रेतों पर बड़ा विश्वास था, इसलिए जब 2 दिन बाद उसके होते हुए भी आलोक की पुस्तक फटी हुई पाई गई, तब उसने जोर जोर से कहना शुरू किया कि इस कमरे में कोई भूत जरूर आता है। लड़कों को भी उसकी बात पर विश्वास हो गया, लेकिन सुरेश नहीं माना। अगले दिन अतुल की पुस्तक फाड़ी गई और जब अशोक की पुस्तक का भी वही हाल हुआ, किंतु सुरेश अब भी भूत वाली बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन छुट्टी के बाद सुरेश की दूसरे लड़कों से फिर बहस छिड़ गई। सुरेश जोश में आकर बोला, अगर पुस्तकें फाड़ने वाला भूत है तो मैं उस भूत को पकड़कर सबके सामने पेश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। कुछ लड़के उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, किंतु कुछ लड़के ऐसे भी थे जो यह जानते थे कि सुरेश जो कुछ कहता है उसे करके दिखा देता है। उन्होंने सुरेश को हिम्मत दिलाई। शाम को सुरेश एकांत में बैठकर इस समस्या पर विचार करता रहा। उसने कक्षा के सभी लड़कों पर बारी बारी से विचार किया, किंतु किसी भी लड़के पर उसे शक नहीं हुआ। फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आया। भूत प्रेतों के नियम बड़े पक्के होते हैं, उनसे वे तिल भर इधर उधर नहीं होते। इस विचार के आते ही वह विनोद के घर की ओर भागा। उस समय अंधेरा घिरने लगा था। ऐसे में सुरेश को अपने यहाँ देखकर विनोद अचंभे में पड़ गया, किंतु सुरेश ने ज़्यादा बातचीत नहीं की। विनोद से फटी हुई पुस्तक मांगकर वह अतुल के घर की ओर भागा। इसी तरह उसने हरीश, आलोक, अशोक को अशोक की फटी हुई पुस्तकें भी प्राप्त कर ली। जब वह अपने पढ़ने के कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ गया, 5 फटी हुई पुस्तकें उसके सामने पड़ी थी। पहले उसने हरीश की पुस्तक उठाई। उसके पहले 30 पन्ने फटे हुए थे। विनोद की पुस्तकें के पहले 50 पन्ने फटे हुए थे।
इसी तरह अतुल के 20, आलोक के 35 और अशोक के 40 पन्ने फटे हुए थे। इस प्रकार मिलान करने के बाद सुरेश इस नतीजे पर पहुंचा कि पुस्तकें फाड़ने वाला कोई लड़का ही है, भूत नहीं। भूत होता तो सब किताबों के बराबर पन्ने फाड़ता, क्योंकि वह अपने नियम का बड़ा पक्का होता है। दूसरे दिन स्कूल लगने के पहले ही उसने यह बात कुछ लड़कों को बताई तो वे मानने के लिए तैयार हो गए, किंतु हरीश को मनवाना आसान नहीं था। जब वह कमरे में आया तो सुरेश से बहस करने लगा, किंतु जब सुरेश ने बताया कि यदि भूत ने पुस्तकें फाड़ी होती तो सभी पुस्तकों के एक से पन्ने फटे होने चाहिए, तो हरीश से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। लड़कों के सामने सुरेश से हार कर उसका चेहरा उतर गया। थोड़ी देर बाद वह जोश में भरकर बोला, अगर यह किसी लड़के की शरारत है तो वह लड़का कौन है? सुरेश बोला, अभी इस बात का उत्तर देना कठिन है, लेकिन मैं उसका पता लगाऊंगा और बहुत जल्दी ही लगाऊंगा। दिन भर सुरेश के दिमाग में यही बात घूमती रही। शाम को घर जाकर वह अपने कमरे के एकांत में बैठकर इस पर विचार करता रहा। शायद उस रात सपने में भी उसने यही काम किया होगा। दूसरे दिन जब वह सब लड़के प्रार्थना के लिए स्कूल के मैदान में जमा हुए, तब सुरेश चुपचाप वहाँ से खिसक कर चपरासी राम बहादुर के पास जा पहुँचा। राम बहादुर कोठरी में बैठा बीड़ी पी रहा था। सुरेश को देखकर उसने बीड़ी फेंक दी और उठ खड़ा हुआ, शायद यह सोचकर कि हेडमास्टर साहब ने उसे बुलाया है। किंतु सुरेश उसके पास बैठता हुआ बोला, राम बहादुर, मैं किताबें फाड़ने वाला लड़के का पता लगाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? राम बहादुर पहले तो यही मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि यह किसी लड़के की शरारत है, किंतु बाद सुरेश के समझाने पर वह उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश ने पूछा, उस दिन जब तुम आधी छुट्टी के समय कमरे का पहरा दे रहे थे, तब क्या कोई लड़का कमरे में आया था? कोई नहीं। क्या कमरे के बाहर कोई लड़का टहलता हुआ दिखाई दिया था? हाँ, बहुत से लड़के बाहर टहल रहे थे। मेरा मतलब ऐसा लड़का जिस पर शक किया जा सके। मुझे तो किसी लड़के पर शक नहीं होता। कोई ऐसा लड़का जो छिप छिप कर तुमको देख रहा हो? कोई नहीं। क्या उस दिन तुम बीच में उठकर कहीं गए थे? बिल्कुल नहीं। बीड़ी पीने या हाँ 1 मिनट के लिए मैं। सुरेश का चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने आगे पूछा, 1 मिनट के लिए कहाँ गए थे? एक लड़के ने मुझसे आकर कहा कि हेडमास्टर साहब के कमरे से घंटी की आवाज़ आ रही है। मैं भागकर वहाँ गया, लेकिन तभी हेडमास्टर साहब बाहर जा चुके थे। सुरेश ने दाएं हाथ की मुट्ठी बाईं हथेली पर मारते हुए पूछा, कौन था वह लड़का? नाम तो नहीं जानता, लेकिन एक पतला सा भोला भाला सा लड़का था। अतुल, महेश, आलोक, याद कर लो नाम उसका। वह सबसे आगे बैठता है। ओह, रामू। हाँ, शायद रामू ही नाम है उसका। सुरेश प्रसन्न हो गया। अब वह राम बहादुर से क्षमा मांगकर अपने कमरे की ओर चला। रामू ऐसा क्यों किया? ठीक कमज़ोर होने के कारण वह लड़कों के साथ खेलता कूदता नहीं। लड़के बात बात पर उसे पीट देते हैं और वह उनका विरोध नहीं कर पाता, किंतु भीतर ही भीतर वह उनसे नाराज रहता है। वह उनसे बदला लेना चाहता है, इसलिए उनकी पुस्तकें फाड़ने में उसे बड़ा मज़ा आता है। यही सोचता सोचता सुरेश अपने कमरे में आ गया। प्रार्थना अभी चल रही थी। कमरे में अकेले रामू को बैठा देखकर वह चौंक पड़ा। रामू भी सुरेश को देखकर सकपका गया। सुरेश ने पूछा, रामू, तुम प्रार्थना करने नहीं गए? रामू कुछ डरते डरते बोला,
मैंने घर का काम पूरा नहीं किया था, सोचा यहीं कर डालूं। सुरेश ने कुछ सख्ती से पूछा, घर का काम या कुछ और? रामू कुछ नहीं समझ सका, इसलिए वह सुरेश की ओर देखता रहा। सुरेश ने जरा और कड़ी आवाज में कहा, देखो, दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ, तुम लड़कों की पुस्तकें क्यों फाड़ती हो? रामू से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा और वह रो पड़ा। रोने से काम नहीं चलेगा रामू, यदि तुम सच सच बता दोगे तो मैं इस मामले को हेडमास्टर के आगे नहीं रखूंगा। रामू रोते रोते बोला, रमेश भैया, मैंने किसी की पुस्तक नहीं फाड़ी, मैं विद्या की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो उस दिन तुमने राम बहादुर को झूठ मूठ क्यों बताया कि हेडमास्टर के कमरे से घंटी की आवाज़ आ रही है? रामू कुछ याद करके बोला, मुझे तो हरीश ने बताया था, मैं कुछ नहीं जानता। सुरेश के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। तभी प्रार्थना समाप्त करके कलर के कमरे में आने लगे। बेंच की तराक भड़ाक की आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा, किंतु इस शोरगुल में भी सुरेश अपने विचारों में ही डूबा रहा। तभी हरीश और अमूल में मारपीट होने लगी। लड़कों ने दोनों को अलग किया तो हरीश दांत पीसते हुए बोला, अब मुझे कभी बंदर कहा तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। अमूल बोला, बंदर मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो पाठ याद कर रहा था। पुस्तक में लिखा है, हरीश माने बंदरों का राजा। अच्छा बच्चों, आधी छुट्टी में चखाऊंगा तुम्हें मजा। मास्टर जी के कमरे में आते ही उनकी लड़ाई बंद हो गई। सुरेश के दिमाग में अब भी उनकी बातें घूम रही थी। पांचों फटी हुई पुस्तकें उसके बस्ते में पड़ी हुई थी। जब मास्टर जी पढ़ाने लगे तब सुरेश ने बस्ते से अपनी पुस्तक निकालनी चाही, लेकिन उसके हाथ हरीश वाली पुस्तक आई। सुरेश हरीश की याद करके मुस्कुरा दिया। फिर उसने वह पुस्तक बस्ते में रख दी और गणित की पुस्तक निकाल ली, क्योंकि पहला घंटा गणित का था। लड़कों को विश्वास था कि आधी छुट्टी के समय हरीश और अमूल की फिर लड़ाई होगी, इसलिए वे घंटी बजते ही मैदान की ओर तमाशा देखने के लिए भागे। अमूल की मदद के लिए 3-4 लड़के तैयार हो गए थे। सुरेश भी लड़ाई का तमाशा देखने के लिए बाहर निकलने लगा तो वह अमूल की बेंच से टकरा गया। बेंच पर नीली स्याही से भरी दवात थी, जो सुरेश के धक्के से नीचे गिर पड़ी। बेंच के आसपास नीली स्याही फैल गई। मैदान में लड़के हरीश की राह देख रहे थे, किंतु वह अभी तक नहीं आया था। सुरेश ने अनुमान लगाया कि हरीश खाना खाने घर गया होगा। हेडमास्टर साहब का मकान स्कूल के साथ ही लगा हुआ था। कक्षा के कमरे में खड़े होकर खिड़की से उनका बरामदा 10 से 12 फुट ही दूर लगता था। उसका अनुमान सही था, हरीश खाना खाने गया था, इसलिए वह मैदान में 15 मिनट बाद पहुंचा। अमूल के साथ 4-5 लड़के देखकर शायद उसने झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं समझा। वह महेश और कृपाल के साथ बातें करता हुआ टहलने लगा। दूसरे लड़के भी अपने अपने खेल में लग गए, किंतु आधी छुट्टी के बाद जब लड़के कमरे में आए तब वहाँ एक और पुस्तक फटी हुई मिली। अब की बार अमूल की पुस्तक फटी थी। हरीश और अन्य 2-3 लड़कों ने फिर सुरेश को घेर लिया। पहले तो सुरेश गंभीर बना रहा, किंतु जब ये लोग खूब जोश में आ गए तब वह बोला, अगर तुम अपराधी को देखना चाहते हो तो छुट्टी के बाद मैदान में जमा हो जाना। छुट्टी के बाद कक्षा के सभी लड़के मैदान में जमा थे। सुरेश ने कहना शुरू किया, दोस्तों, अपराधी का पता मैंने लगा लिया है। वह कोई भूत नहीं, हमारे बीच का एक लड़का है, किंतु मैं चाहता हूँ कि वह लड़का स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर ले। सब लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो सुरेश ने हरीश की
कमीज का कॉलर पकड़ते हुए कहा, यही है पुस्तकें फाड़ने वाला भूत। हरीश क्रोध में बोला, तुम कैसे कर सकते हो? सुरेश ने उसके कैनवास के जूतों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं नहीं, ये बताते हैं। सबने देखा कि हरीश के सफ़ेद जूतों का निचला कुछ भाग नीली स्याही से रंगा हुआ था। सुरेश बोला, पुस्तक फाड़ने के बाद तुम खिड़की के रास्ते कूदकर अपने घर चले गए थे, इसलिए नीली स्याही के निशान खिड़की पर भी है और खिड़की से दिखाई पड़ने वाले तुम्हारे घर के बरामदे में भी। हरीश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। महेश बोला, लेकिन पुस्तक तो हरीश की भी फटी है। क्या इसने स्वयं ही अपनी पुस्तक फाड़ी थी? और दूसरों की पुस्तकें इसने क्यों फाड़ी? उनसे तो हरीश का झगड़ा नहीं था। सुरेश ने बस्ते से हरीश की फटी पुस्तक निकाल कर सबको दिखाई। हरीश को बंदरों के राजा वाले पाठ से चिढ़ थी। इसी पाठ पर क्रोधित होकर इसने अपनी पुस्तक फाड़ी थी। क्यों हरीश, मेरा अनुमान सही है ना? हरीश का गला सूख गया था, किंतु उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, सुरेश भैया, तुम्हारा अनुमान सही है, किंतु पिताजी को मत बताना कि। सुरेश बोला, यह बात हम लोगों के बीच ही रहेगी हरीश, लेकिन यह बता दो कि तुमने दूसरे लड़कों की पुस्तकें क्यों फाड़ डाली? हरीश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने पिताजी से एक बार झूठ कह दिया कि किसी लड़के ने मेरी पुस्तक फाड़ दी है। अपनी बात रखने के लिए मैं यह बताना चाहता था कि उस शरारती लड़के या भूत ने दूसरे लड़कों की पुस्तकें भी फाड़ी है। मैं अपने जेब खर्च से उनका नुकसान भर दूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, चलो। और वह हरीश के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगा। लड़के धीरे धीरे तितर बितर हो गए। धन्यवाद।